Good evening, everybody. Good evening, sir. Good Good evening, sir. evening. Good evening. Good evening, everybody. चलिए, before we start with today's session, let me make you revise the previous topics जो अब तक हमने इस chapter में पढ़े. आप लोगों को पता है कि currently we are doing the fourth chapter, which is chemical bonding and molecular structure. And within this chapter हम basics already discuss कर चुके हैं कि chemical bond क्या होता है and what is the cause behind the chemical bond and what are the exceptions to the octet rule हमने वो भी discuss कर लिए थे. Last to last class में we started with the first type of bond, that is the ionic bond, also known as an electrovalent bond. हम लोगों ने electrovalent bond की definition भी discuss कर ली थी. An ionic bond या electrovalent bond is an electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions, and it is always formed by the complete transfer of electron from a metal to a non-metal. देखिए ये आप लोगों को काफी लोअर क्लास से मालूम है. Since the lower classes जब आपने पहली बार ionic bond पढ़ा होगा, तब से आपको ये पढ़ाया गया कि ionic bond is formed by the complete transfer of electron from a metal to a non-metal. लेकिन एक डिटेल्ड प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होता है किसी भी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, लास्ट क्लास में हमने वो डिटेल्ड प्रोसेस करा था इन टर्म्स ऑफ बॉर्न-हेबर साइकिल. बॉर्न-हेबर साइकिल एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल प्रोसेस है जो हमें बताता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाउ कैन वी रीच अप टू द फाइनल आयनिक कंपाउंड. एक मेटल और नॉन मेटल जो जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी नेचुरल फॉर्म से स्टार्ट करते हुए एक आयनिक कंपाउंड तक कैसे पहुंचते हैं, कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं. सो अब तक हम 2-3 बार ये टॉपिक भी रिवाइज कर चुके हैं. आई होप आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि मोस्ट ऑफ द मेटल विद द एक्सेप्शन ऑफ मरकरी आर सॉलिड. तो सबसे पहले हम पहला स्टेप ये होता है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कि जो भी मेटल इन्वॉल्व है जिसका आपको आयनिक कंपाउंड बनाना है, फर्स्टली यू नीड टू सबलाइन दैट मेटल. क्योंकि अगर आपको मेटल को आयोनाइज करना है, मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करना है, तो पहले उसे गैसियस फॉर्म में लाना जरूरी होता है. तो सबसे पहला स्टेप होता है कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दी जाती है मेटल एटम को और वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. वंस द मेटल इज कन्वर्टेड टू इट्स आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म, तो सेकंड स्टेप में उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी दी जाती है एंड इट इज कन्वर्टेड टू अ कैटायन. एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है. अब कैटायन बनते वक्त ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल गेन करेगा. लेकिन अ नॉन मेटल कैन गेन दिस इलेक्ट्रॉन ओनली इफ इट इज इन आइसोलेटेड फॉर्म. बट मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आपको पता है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं. जैसे क्लोरीन Cl2 एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H2 एग्जिस्ट करता है. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल दे एग्जिस्ट इन अ डायटोमिक फॉर्म. तो पहले आपको उन्हें डायटोमिक से मोनोएटॉमिक फॉर्म में लाना पड़ेगा एंड फॉर दिस यू नीड टू डिसोसिएट देयर कोवेलेंट बॉन्ड. और इसके लिए हमें एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन देनी पड़ती है थर्ड स्टेप में. Once we provide the enthalpy of dissociation and the atoms are obtained in the isolated form, अब उस non metal atom को इलेक्ट्रॉन ऐड करा जाता है उसकी वैलेंस शेल में, and in this fourth step the energy is released which is called the electron gain enthalpy. और finally जब हमारे पास cation और anion आ जाते हैं, तो finally we pack those ions to form a crystal lattice, and during this step lattice enthalpy is released. Lattice enthalpy is the energy released when one mole of an ionic compound is formed by the close packing of oppositely charged ions. तो आपने देखा कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड 5 टाइप की एनर्जीज इन्वॉल्व थी, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व थे, एंड द समेशन ऑफ ऑल दीज 5 टाइप्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला करा था. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाज द सम टोटल ऑफ ऑल द 5 टाइप्स ऑफ एनर्जी, और उस फॉर्मूले पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स करे थे. ड्यूरिंग दोज न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करी कि जैसे फॉर एग्जांपल KCl के फॉर्मेशन पे मैंने आपको पहला न्यूमेरिकल करवाया था. तो KCl में आपको सिर्फ एक Cl चाहिए, यू नीड ओनली 1 Cl एटम. जबकि आप जो Cl2 लेकर चलते हो, जब आप उसे एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन देते हो तो आपको 2 Cl मिलेंगे. तो आपको अगर एक ही Cl चाहिए तो आप हाफ Cl2 लेकर चलेंगे और हाफ टाइम एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन उसे दी जाएगी. न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ हाफ टाइम एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन यूज करनी होगी, कंप्लीट एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन यूटिलाइज नहीं हो. लेकिन अगर ये क्वेश्चन MgCl2 या CaCl2 टाइप के सॉलिड पे होता जहां पे हमें 2 ही Cl चाहिए थे, वहां पे हम एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन पूरी लेते. लेकिन फिर वहां पे दूसरा चेंज ये आ जाता कि 2 Cl नेगेटिव होते तो 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होती, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को 2 से मल्टीप्लाई करते. तो डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूला ऑफ द आयनिक सॉलिड यू नीड टू डू सर्टेन चेंजेस.
ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। एंड आई होप आप सभी लोगों को वो रिक्वायर्ड चेंजेस समझ में आ गए होंगे, न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल करा जाएगा। बताइए, प्रीवियस किसी भी टॉपिक में कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? नो सर। एवरीबडी, अभिनव, आदित्य, अक्षिता, किसी को कोई डाउट नहीं है? अनुरिमा, अखिला, आर्यन? नो सर। चलिए, दैट्स गुड। देखिए, आज की क्लास में हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा आयनिक बॉन्ड बस खत्म ही होने वाला है। आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने एक तो उसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली, उसका फॉर्मेशन पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब एक लास्ट टॉपिक हमें आयनिक बॉन्ड के रेस्पेक्ट में डिस्कस करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स या आयनिक कंपाउंड्स। एक हेडिंग डालिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। Physical properties of ionic compounds. देखिए, we need to study 3 types of physical properties with respect to any ionic compound. हमें 3 physical properties पढ़नी है। Firstly, we will discuss their physical state. हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि जितने भी ionic compound होते हैं वो किन किन physical state में exist करते हैं। क्या वो तीनों physical state में exist कर सकती हैं, या 2 में exist करती हैं, या कोई एक ही physical state होती है? पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस कैसे एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा हम डिस्कस करेंगे उनकी सॉल्युबिलिटी, कि क्या आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते, और अगर होते हैं तो क्या सारे होते हैं या कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, रीजन क्या होता है उनके डिसॉल्व होने का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली वी विल डिस्कस देयर कंडक्टिविटी, कि क्या वो कंडक्टिंग इन नेचर होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वी नीड टू स्टडी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो हम फिजिकल स्टेट डिस्कस करेंगे, दूसरा हम सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे, तीसरा हम कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हेडिंग डालिए, फिजिकल स्टेट। दिस इज वेरी सिंपल, फिजिकल स्टेट। आप बताइए, डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट, कि जितने भी आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल्स बन सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करके आप हंड्रेड्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स बना सकते हो। देयर आर मेनी कॉम्बिनेशंस। आपको मालूम है कि आयनिक कंपाउंड्स किन किन फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? कुछ आइडिया, एनीबॉडी? टेल मी व्हाटएवर यू फील, जो आपको लगता है। गलत और सही की चिंता मत करा करिए, पार्टिसिपेट करा करिए। बताइए, कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट मे बी द फिजिकल स्टेट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड? आपको क्या मालूम है, आपको क्या लगता है? अकेला? सर सॉलिड स्टेट। सॉलिड। सॉलिड। सिर्फ सॉलिड, ओनली सॉलिड? कोई आयनिक कंपाउंड लिक्विड या गैस नहीं होता? पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपको क्या लगता है? बताइए अकेला, डू यू फील कि एवरी आयनिक कंपाउंड इज सॉलिड? यस सर। ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर आपको लगता है कि अकेला ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, सो व्हाट मे बी द प्रोबेबल रीजन? आपको क्यों लगता है ऐसा कि हर आयनिक कंपाउंड सॉलिड ही होता होगा? सर आयनिक कंपाउंड में कैटायन और अनायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, तो इसलिए एग्जैक्टली आपका आंसर भी बिल्कुल सही था, और जिन्होंने भी बोला सॉलिड वो बिल्कुल सही आंसर था। ये याद रखिएगा, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन। एक सिंगल आयनिक कंपाउंड भी ऐसा नहीं है हमारे पास नेचर में या यूनिवर्स में जो लिक्विड होता हो या जो गैस होता हो। all ionic compound, 100% of ionic compound exist in their solid state at room temperature. वो बात अलग है कि आप उन्हें मेल्ट करके लिक्विड बना लो, लेकिन नेचुरली दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म। और हर आयनिक कंपाउंड सॉलिड ही होता है, बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस इज सो स्ट्रॉन्ग कि वो आयंस इतना क्लोज पैकिंग में आ जाती हैं कि अल्टीमेटली दे सॉलिडिफाइज। ठीक है, आपको पता है कोई चीज लिक्विड तब होती है जब उसके इंटर पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस हो, और वेपर तब होती है जब बहुत ज्यादा स्पेस हो। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सो स्ट्रॉन्ग कि इट ब्रिंग्स ऑल द आयंस सो क्लोज टू वन अनदर कि चीजें सॉलिडिफाई हो जाती हैं। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड लिक्विड गैस नहीं होता, ऑल आयनिक कंपाउंड ऑलवेज एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर नेचुरली। ठीक है, तो बिल्कुल सही बताया आपने अकेला। लिखिए सब लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखिए
all ionic compounds always exist as the crystalline solids, in their natural form, crystalline solids in their natural form, due to the presence of extremely strong electrostatic force of attraction, between the oppositely charged ions, So tell me once again, is it clear to everybody? सब लोगों को क्लियर है ना कि हर आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है और उसका रीजन भी समझ गए आप? Yes, sir. ओके, सो ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड. और कोई भी एग्जांपल जो आप अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हो, जस्ट इमेजिन दैट एग्जांपल केटायन और आयन के बीच में हर वो चीज सॉलिड ही होता है. इवन मरकरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन मरकरी जब किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होती है तो वो भी उसका जो कंपाउंड होता है वो अल्टीमेटली सॉलिडिफाई होता है. ठीक है, मरकरी अपने आप में लिक्विड है, लेकिन जब मरकरी पॉजिटिव बनेगा और किसी Cl नेगेटिव या किसी भी नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा तो बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अल्टीमेटली मरकरी के भी कंपाउंड सॉलिडिफाई हो जाते हैं. सही है. सो ये याद रखिएगा, कोई एक सिंगल एक्सेप्शन नहीं है, हर आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस. दूसरी प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी. सेकंड प्रॉपर्टी हेडिंग डालिए सॉल्युबिलिटी. Arpit, can you tell me something about the solubility of these ionic compounds? What do you feel that while these ionic compounds would be soluble in water or not? या आपको लगता है कि कुछ ionic compound water में soluble होते होंगे और कुछ नहीं भी होते होंगे? Arpit? Anybody else? Jigyasa? Sir, soluble. Who is it? जिज्ञासा, आपको क्या लगता है? देखिए, जब मैं पूछता हूं तो कम से कम बताया तो करिए हाँ या ना कुछ भी. त्रिशा? तेजल? अच्छा, टेल मी, जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूं और वो लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्या वो लोग स्क्रीन के बिहाइंड हैं भी या नहीं? तेजल, त्रिशा, आर यू देयर? तो बताइए, आप रेस्पॉन्स क्यों नहीं देते हैं जब मैं आपको कॉल करता हूं? इससे हम लोगों का टाइम भी कितना वेस्ट होता है. तेजल बताइए, आपको क्या लगता है? व्हाट अबाउट द सॉल्युबिलिटी? Sir, I think ionic bonds are not soluble. Okay, you think ionic compounds are not soluble in water. Tejal, unmute yourself, please. Keep unmute. बताइए, do you think ionic compounds are not soluble in water? Yes, sir. अच्छा तेजल, tell me about one of the ionic compound, table salt. Table salt का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, they are soluble.
NaCl तो सॉल्युबल होता है, नहीं हो सकता है NaCl होता हो बाकी ना होते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता था कि शायद नहीं होते सॉल्युबल। अलीशा, Yes, sir. बताइए आपको क्या लगता है, क्या सारे आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होंगे? Yes, sir. कोई रीजन? Sir, reason मैंने तो पढ़ा था पहले. चलिए कौन कौन बताएगा, हैंड रेस करिए, क्या लगता है आप लोगों को? हैंड रेस करिए। एनीबडी एल्स बिसाइड्स अखिला? अर्पित, यस, मैंने आपसे पूछा था सबसे पहले, बताइए। सर वो जो आयंस होते हैं उसमें वो मतलब फ्रीली उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं तो आपका आंसर क्या है कि इजीली। आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होंगे? यस सर, होते हैं बस, क्योंकि वो आयंस वगैरह के कारण वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं मतलब वाटर में। सोनम? Yes, sir. They are soluble because they have intermolecular space. While dissolving in the solvent, which is commonly water, they have more intermolecular space. सोनम, मुझे ये मतलब नहीं समझ में आया, बिकॉज दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात कर रहे हैं आप? किस में सर होता है जो ये इंटरमॉलिक्यूलर एटम स्पेस? सर जैसे जनरली वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, जैसे आपने अभी NaCl का एग्जांपल बताया, तो अब क्योंकि जब डिसॉल्व करते हैं तो मतलब वो उनको स्पेस थोड़ी ज्यादा मिल जाती है तो डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, माही? यस सर, सर नहीं होगा आई थिंक। मतलब आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल नहीं होते आपको लगता है? यस सर। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अखिला आप बताइए। सर soluble होते हैं. रीजन मालूम है अखिला? सर शायद क्योंकि वाटर एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, तो उस पे स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, तो बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं आयनिक Okay. कंपाउंड्स. बिल्कुल ठीक। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी लिसन टू इट वेरी केयरफुली। All ionic compounds, 100% of ionic compounds are always soluble in water. There is not even a single ionic compound which is insoluble in water. हर ionic compound water में soluble होता है. And when we say ना कि soluble in water, तो मतलब even at room temperature, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि cold water में dissolve नहीं हो रही, पानी को गर्म करना पड़ेगा तब जाके dissolve होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने के लिए आपको वाटर को गर्म भी करने की जरूरत नहीं है। व्हेन एट रूम टेंपरेचर एवरी आयनिक कंपाउंड विल गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। यू नीड टू नो द रीजन। अखिला ने बिल्कुल सही बताया कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। देखिए मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूं, जस्ट इमेजिन कीजिए, लेट अस कंसीडर अ बीकर फिल्ड विद वाटर। कंसीडर करते हैं एक बीकर है जिसमें वाटर फिल्ड है, एक सॉल्वेंट फिल्ड है, और इस बीकर में हम NaCl डालते हैं। मैं NaCl के एग्जांपल से समझा रहा हूं, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट NaCl के लिए बता रहा हूं वो किसी भी आयनिक कंपाउंड पे आते के लिए, ठीक है? तो सपोज करो जैसे ही हम इसके अंदर NaCl डालेंगे, as soon we drop certain amount of NaCl to water, तो अंदर जाने के बाद होता क्या है? देखिए जैसे आप बोलते हो ना कि NaCl डिसॉल्व हो गया, तो डिसॉल्व का भी मतलब क्या होता है? डिसॉल्व होते वक्त उसका होता क्या है अंदर जाके? क्या वो वाटर के साथ मिलके वाटर जैसा हो जाता है? क्या वो मेल्ट हो जाता है, या वो सॉलिड ही रहता है पानी के अंदर जाने के बाद? ठीक है, तो वो आपको कॉन्सेप्ट समझना। देखो जैसे ही आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालते हो ना, तो ड्यूरिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड इन वाटर देयर आर टू स्टेप्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड। सबसे पहला स्टेप होता है डिसोसिएशन, कि जैसे ही कोई भी आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करा जाता है, वाटर में ऐड करा जाता है ना, वाटर में ड्रॉप करा जाता है, तो दिस आयनिक कंपाउंड इमीडिएटली डिसोसिएट इनटू इट्स रेस्पेक्टिव आयंस। सबसे पहले NaCl अंदर जाते ही डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है? तो एज यू कैन सी कि आपने NaCl अंदर डाला, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो गए, दे स्प्लिट अपार्ट। अब अलग अलग होने के बाद क्या होगा? क्या अलग अलग होने का मतलब ही है कि डिसॉल्व हो गए? नहीं, अभी नहीं। सिर्फ अलग होने का मतलब डिसॉल्व होना नहीं है। एक बार जैसे ही अलग हो जाती है ना, तो इन्हें अपोजिटली चार्ज्ड वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। देखो कैसे, ये जो मैं डायग्राम अभी आपको बनाने जा रहा हूं ना, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा। सॉल्युबिलिटी में याद रखिएगा 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर 2 स्टेप्स ड्यूरिंग सॉल्युबिलिटी।
स्टेप 1 होता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब जो भी आयनिक कंपाउंड आप वाटर में ड्रॉप करते हो वो अंदर जाते ही स्प्लिट अपार्ट हो जाता है, अपने आयंस में अलग अलग हो जाता है। अलग अलग होने के बाद स्टेप 2 होता है हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन वर्ड का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो आपको पता है इस बीकर के अंदर वाटर भरा हुआ है और इस बीकर के अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह के बेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर की लीनियर शेप नहीं होती, वाटर इज अ बेंट मॉलिक्यूल। ये मैं इसी चैप्टर में आगे एक टॉपिक आएगा कोवेलेंट बॉन्ड्स का, उसमें हम पढ़ेंगे। वाटर एक बेंट मॉलिक्यूल होता है जिसमें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब मालूम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये वाला शेयर्ड पेयर अपनी तरफ पुल कर लेता है, ये वाला शेयर्ड पेयर भी अपनी तरफ पुल कर लेता है। तो ऑक्सीजन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक पोलैरिटी आ जाएगी, और हाइड्रोजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा दोनों तरफ। और आपको मालूम है कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल which have a charge separation, which have negative poles and positive poles is called a polar molecule. तो water is a polar solvent. water एक polar solvent है, इसमें poles होते हैं, negative pole भी होते हैं, positive pole भी। ठीक है, तो इस बीकर के अंदर बहुत सारे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। अब जैसे ही आपने NaCl डाला तो NaCl स्प्लिट अपार्ट हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब जैसे ही वो आयन स्प्लिट अपार्ट हुए ना, तो उन आयन से अट्रैक्ट होके वाटर मॉलिक्यूल का जो अपोजिट साइड था वो उसके चारों तरफ इकट्ठा होने लगा इस तरह से। देखो ध्यान से देखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। जैसे ही बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल देखेंगे कि बीकर के अंदर एक Na पॉजिटिव जनरेट हुआ है, तो इस Na पॉजिटिव से अट्रैक्ट होके बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से इसके चारों तरफ आके इकट्ठे हो जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल Na पॉजिटिव के चारों तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे, लेकिन अपने ऑक्सीजन वाले एंड से, हाइड्रोजन वाले एंड से नहीं। हाइड्रोजन वाला एंड बाहर की तरफ रहेगा, ऑक्सीजन वाला एंड अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है और Na पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो इस पार्शियल पॉजिटिव से ये बहुत सारे नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे और बहुत सारे पोलर वाटर मॉलिक्यूल इससे अट्रैक्ट होकर इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। इसे बोलते हैं कि Na पॉजिटिव वाटर से हाइड्रेट हो गया। हाइड्रेट, when something is surrounded by water, then that process is called hydration. इसी तरह से Cl नेगेटिव का क्या होगा, इस Cl नेगेटिव को भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड करेंगे, लेकिन अपने हाइड्रोजन वाले एंड से। देखिए इसमें ऑक्सीजन बाहर की तरफ ओरिएंटेड होगा, हाइड्रोजन अंदर की तरफ ओरिएंटेड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन अपने पार्शियल पॉजिटिव से, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, सारे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये याद रखिएगा, दो स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं ड्यूरिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड इन वाटर। सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे ही हम एक आयनिक कंपाउंड को वाटर में ड्रॉप करते हैं, देन इमीडिएटली दैट आयनिक कंपाउंड स्प्लिट इनटू इट्स रेस्पेक्टिव आयंस, वो अंदर जाती है, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, स्प्लिट अपार्ट हो जाता है। एक बार जब वो आयन स्प्लिट अपार्ट हो जाता है, तो उन स्प्लिटेड आयन से वाटर मॉलिक्यूल के अपोजिट एंड्स अट्रैक्ट होने लगते हैं, बिकॉज वाटर में तो नेगेटिव एंड भी है और वाटर में पॉजिटिव एंड भी है। जब बीकर के अंदर कोई पॉजिटिव चीज आएगी तो वाटर का नेगेटिव उससे अट्रैक्ट होगा, और कोई नेगेटिव चीज आएगी तो वाटर का पॉजिटिव उससे अट्रैक्ट होगा। तो Na पॉजिटिव को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल अपने ऑक्सीजन वाले एंड से सराउंड कर लेते हैं, और Cl नेगेटिव को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल अपने हाइड्रोजन वाले एंड से सराउंड कर लेते हैं। और इस प्रोसेस की वजह से जब आपने कोई चीज पानी के अंदर डाली और वाटर ने उसे चारों तरफ से अच्छी तरह सराउंड कर लिया, तो मतलब वो चीज पानी के अंदर अच्छी तरह घुल गई, अच्छी तरह डिसॉल्व हो गई। ठीक है, सो ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ इंटरैक्शंस। और आपको मैं एक नाम बता दूं, दीज इंटरैक्शंस आर कॉल्ड आयन डायपोल इंटरैक्शंस। इन्हें बोलते हैं आयन डायपोल इंटरैक्शंस। अब मैं इसका मतलब भी समझाता हूं आपको कि व्हाई आयन डायपोल इंटरैक्शंस। सब लोग मुझे बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि वाटर में डायपोल है, वाटर में एक नेगेटिव पोल भी है और पॉजिटिव पोल भी है? डू यू ऑल एग्री कि वाटर हैज अ डायपोल? बोलो, कहां गए सब? यस सर। वाटर हैज अ डायपोल, वाटर में डायपोल है, नेगेटिव पोल भी है और पॉजिटिव पोल भी है, तो वाटर हैज अ डायपोल। लेकिन ये जो Cl नेगेटिव अकेला है, ये तो सिर्फ सिंगल पोल है ना, इसका दूसरा पोल तो अलग हो गया। पूरे NaCl में एक डायपोल था, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, लेकिन वो स्प्लिट हो गए। तो अब आप ये जो Cl नेगेटिव है, इसे आप सिर्फ आयन बोलोगे, इसे डायपोल नहीं बोलोगे। ठीक है, तो एक आयन को जब वाटर का डायपोल सराउंड कर लेता है, तो इसे बोलते हैं आयन
डायपोल इंटरैक्शन, समझ रहे हैं, आयन डायपोल इंटरैक्शन। इसी तरह से इस आयन को भी वाटर के अपोजिट, वाटर में दोनों पोल्स थे लेकिन इस आयन में एक ही पोल है, तो एक आयन को वाटर के डायपोल ने सराउंड कर लिया, तो इसे बोलते हैं आयन डायपोल इंटरैक्शन। तो अगर आपसे कोई रीजन पूछे ना कि व्हाई द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो आपको यही बताना है कि एज सून वी ड्रॉप द आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर, दे आर इमीडिएटली डिसोसिएटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस, and later on these ions are surrounded by the opposite water molecules due to ion dipole interactions. Ion dipole interaction की वजह से ये आयन वाटर से सराउंडेड हो जाते हैं, एंड इसी चीज की वजह से हर आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये सब मैं लिखवाऊंगा आपको। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हो, कोई इक्वेशंस वगैरह लिखते हो, तो आप एलिमेंट के आगे उनकी फिजिकल स्टेट जनरली लिखते हो। आप जैसे Na के आगे हम S लिखते हैं, तो S का मतलब क्या होता है? S मतलब क्या होता है? सॉलिड। सब लोग बताइए, सॉलिड। अगर Cl2 है तो उसके आगे आप G लिखते हो, G मतलब क्या होता है? गैस। गैस। अगर H2O कहीं लिखा हुआ है तो H2O के आगे आप L लिखा हुआ देखोगे, इसका मतलब क्या होता है? लिक्विड। लेकिन ये तो तीनों कॉमन है, लेकिन आपने कभी भी नोट करा है कि अगर आप कहीं कोई आयन लिखा हुआ देखोगे, कोई भी आयन, चाहे Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, उनके आगे फिजिकल स्टेट क्या लिखी होती है? हैव यू एवर नोटिस दैट? एक्वस। उनके आगे लिखा होता है Aq। अगर आपने कभी नोट करा है तो Aq मतलब एक्वस। एक्वस मतलब ये, जब कोई आयन वाटर से सराउंडेड हो जाता है तो हम बोलते हैं ये एक्वस हो गया। एक्वस का मतलब होता है कि वो आयन तो खुद सॉलिड ही है लेकिन उसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड कर, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाने का मतलब वो हाइड्रेट हो गया। और हाइड्रेटेड आयन का फॉर्मूला होता है आयन के आगे एक्वस लगा दे। अगर किसी भी आयन के आगे एक्वस लिखा हुआ है ना, तो आप समझ जाओ कि एक विजुअलाइजेशन अपने माइंड में लाओ कि इसका मतलब उस आयन के आसपास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे, वो वाटर में डिसॉल्व हो चुका है। सही है? तो जितने भी आयन्स होती हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं, because once we dissolve them in water they get dissociated, and after dissociation their ions are surrounded by the polar water molecules due to ion dipole interaction. तो बताइए, मैं सब लिखवाने वाला हूं, बताइए सबको समझ में आया या कोई डाउट? सर क्लियर है। सब आगे, लेकिन दीपांशु, NaCl का डिसोसिएट होने का क्या रीजन है पानी का? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने दीपांशु, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं जान के इस आंसर, इस पर्टिकुलर चीज की डिटेल में नहीं गया क्योंकि वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं था, लेकिन अब आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं सब लोगों को। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत अच्छी बात है दीपांशु, आपके माइंड में ये बात है। देखिए दीपांशु ने ये पूछा है, सब लोगों को मैं बता दूं कि हमने कहा कि कोई भी आयनिक कंपाउंड हम पानी में डालते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है। तो दीपांशु ने पूछा ये डिसोसिएट हुआ ही क्यों? ठीक है, या डिसोसिएट करने के लिए तो कोई एनर्जी चाहिए होगी ना। आप पॉजिटिव को नेगेटिव से दूर ले जा रहे हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव को दूर करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी कहां से आई? ये क्वेश्चन है दीपांशु का। तो देखिए सब लोग मुझे बताओ, एक बार मैं सबसे पूछ रहा हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव को दूर करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी? देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। और जब हम पॉजिटिव, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को पास लाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी या देनी पड़ेगी? रिलीज होगी। रिलीज होगी। जब पॉजिटिव और नेगेटिव पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। सही है, बिकॉज सिस्टम स्टेबल बनता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस स्टेप में डेफिनेटली एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दीपांशु, लेकिन वो एनर्जी हमें बाहर से नहीं देनी, क्योंकि एक बार जब ये आयन डिसोसिएट हो जाएंगे ना, उसके बाद जब इन आयंस को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो इस स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पे एक आयन को बहुत सारे पॉजिटिव सराउंड करें तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, और वो रिलीज एनर्जी उसकी डिसोसिएशन एनर्जी से ज्यादा होती है। सो दैट्स व्हाई यही वाली एनर्जी उसे कंपेंसेट कर देती है। अगर हम एनर्जेटिकली बात करें ना, तो हमें आयन एनर्जी बाहर से नहीं देनी पड़ती। ये याद रखिएगा, किसी भी आयनिक कंपाउंड के डिसोसिएशन के लिए एक एनर्जी जरूर चाहिए होती है, बट दैट एनर्जी इज कंपेंसेटेड बाय द हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसे बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। जब कोई आयन वाटर से हाइड्रेट होता है तो वहां से हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होती है, और वही रिलीज एनर्जी इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने के काम आती है। अब अगेन इस एक्सप्लेनेशन से आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है कि पहले ये डिसोसिएट हो रही है कि पहले ये हाइड्रेट हो रही है, क्योंकि एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं कि डिसोसिएशन के लिए एक एनर्जी चाहिए,
दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ कि जब ये डिसोसिएट हो जाएंगे उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल इन्हें सराउंड करेगा और सराउंड करने पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, वही रिलीज एनर्जी इन्हें डिसोसिएट करने के काम आएगी। तो ये तो एक साइकिल की तरह हो गया। एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रेट होंगे, दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि हाइड्रेट होने पे जो एनर्जी निकलेगी उससे डिसोसिएट होंगे। तो बेसिकली ये याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट मतलब पहले स्टेप के बिना दूसरा नहीं हो सकता, दूसरे के बिना पहला नहीं हो सकता। तो बोथ द स्टेप्स हैव टू अकर साइमल्टेनियसली। ये इंटरडिपेंडेंट है। आप इस तरह से इमेजिन करो दीपांशु एंड एवरीबॉडी, सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड आप पानी में डालते हो, देखो आयनिक कंपाउंड अगर डिसोसिएट नहीं भी हुआ अभी, तो भी आपको मालूम है Na पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव तो होता ही है, बेशक वो डिसोसिएट नहीं होता, दे आर द चार्ज्ड आयंस। अब जैसे ही आयनिक कंपाउंड पानी में जाता है ना, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को देख के धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल इनके पास आने लगते हैं। अब जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं तो कुछ एनर्जी निकल रही है, वही निकलने वाली एनर्जी Na और Cl को धीरे धीरे दूर करती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे वाटर पास आते जा रहे हैं Na और Cl दूर होते जा रहे हैं, टिल द टाइम पूरी तरह से वाटर पास आ जाएंगे NaCl पूरी तरह से दूर हो चुके होंगे। तो ये इंटरकंपेंसेशन हो रहा है, वाटर के पास आने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी से Na और Cl दूर होते जा रही है। जब तक वाटर पूरी तरह से पास आ चुका होता है, Na और Cl पूरी तरह से दूर हो चुके होते हैं, हमें कोई एनर्जी बाहर से देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाइड्रेशन से ही इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है कि वो आयंस को डिसोसिएट करने के काम आ जाती है। लेकिन ये डिटेल इस चैप्टर का पार्ट नहीं, ये डिटेल मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं NaCl, जब मैं आपको एस ब्लॉक या पी ब्लॉक एलिमेंट सेपरेट चैप्टर आएगा, पूरा एस ब्लॉक या पी ब्लॉक, वो करेंगे। इसलिए एनर्जीज की बात हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। इस चैप्टर में तो बस सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग दो स्टेप्स आप याद रखिए कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करा जाता है तो इट हैज टू पास थ्रू टू स्टेप्स। फर्स्टली द आयनिक कंपाउंड इज डिसोसिएटेड इनटू इट्स रेस्पेक्टिव आयंस, एंड वंस इट हैज बीन डिसोसिएटेड, तो वो डिसोसिएटेड आयन वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो जाते हैं, और उस सराउंडिंग के टाइम पे कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं? आयन डायपोल इंटरैक्शन। एंड बिकॉज ऑफ दिस आयन डायपोल इंटरैक्शन वो आयन अच्छी तरह वाटर में मिक्स हो जाती हैं, और वाटर के अंदर हम मानते हैं कि हर आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है। सो दीपांशु, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यस सर। एंड एवरीबॉडी एल्स, क्या बाकी सब लोगों को भी ये क्लियर हुआ कि डिसोसिएट करने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए थी, लेकिन वो एनर्जी हमें बाहर से देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो वाटर ने जब आयंस को हाइड्रेट करा तो वहीं से निकलने वाली एनर्जी से ये डिसोसिएशन एंथैल्पी कंपेंसेट हुई। सब लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो देखिए एनर्जीज के बारे में हम कुछ नहीं लिखेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम सिर्फ थियोरेटिकली जो मैंने पहले बताया था स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है वो लिखेंगे। लिखिए, आपने जो सॉल्युबिलिटी हेडिंग डाल रखी है उसके अंदर लिखिए all ionic compounds are always soluble in water since when we drop any ionic salt in water, then it initially dissociate into its respective ions, and thereafter these ions are surrounded by the oppositely charged ends. These ions are surrounded by the oppositely charged ends of the polar water molecules.
oppositely charged ends of the polar water molecules through the ion dipole interactions. Through the ion dipole interactions. Ion dipole interactions. ठीक है, एक स्टेटमेंट और लिख लीजिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, दिस प्रोसेस of an ion, this process of an ion being surrounded by the polar water molecules, this process of an ion being surrounded by the polar water molecules is known as hydration. और ना आप एक ये इस तरह का एक डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको पता रहे कि आयन डायपोल इंटरेक्शन क्या होती है। कोई एक पॉजिटिव आयन बना के उसको पोलर वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव आयन से सराउंडेड दिखा दीजिए और नेगेटिव आयन को हाइड्रोजन वाले आयन से सराउंडेड दिखा दीजिए। एस नहीं है, दिस इज नॉट एस। देखिए ये अगर किसी को लग रहा है ये मैंने क्या लिखा है एस नेगेटिव एस पॉजिटिव, दिस इज नॉट एस, ये डेल्टा होता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा मतलब पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। एक पार्शियल, देखो मैंने इस पे नहीं दिखाया पार्शियल नेगेटिव, ये तो एक्चुअल नेगेटिव, एक्चुअल पॉजिटिव है, लेकिन ये आपको पता है ना कि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आए, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। पार्शियल चार्ज को इस साइन डेल्टा से दिखाते हैं, दिस साइन इज कॉल्ड डेल्टा। तो ये एस जैसा जो दिख रहा है आपको डेल्टा है, ये एस नहीं है। ये डायग्राम बनाने के बाद मुझे बताइए। देखिए these are some of the very important concepts जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज। ये आयन डायपोल इंटरेक्शन, वाटर से हाइड्रेट होना किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सिर्फ इस चैप्टर में काम नहीं आएंगे, आपको आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स में इनकी जरूरत पड़ेगी। सो प्लीज टेल मी वेरी फ्रैंकली इफ यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस। श्रेया, श्रीजन, सोमित, स्वास्तिका, रिजू, रचित, एनीबॉडी, किसी को डाउट है तो मुझे बताइए। कृतिका, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, दिव्यांश क्लियर है? सर एक बार ये आयन डायपोल इंटरेक्शन एक बार वापस रिवाइज कर दीजिएगा। देखो आयन डायपोल देखो मैं आपको एक पहले दूसरा एग्जांपल देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि आयन डायपोल किसे कहते हैं। देखिए अगर हम HBr को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो HBr भी वाटर में डिसॉल्व होता है, लेकिन HBr वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। वो एज पूरा एक सिंगल कंपाउंड रहता है और उस कंपाउंड की फॉर्म में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि HBr इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे HCl होता है, HCl में H और Cl के बीच में शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ये आपको पता है ना, इसमें कोई भी मेटल नहीं है, दोनों नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, तो इनके बीच में कोई आयनिक कंपाउंड नहीं बन रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि HBr पानी में डिसॉल्व क्यों हो जाता है, ये तो डिसोसिएट भी नहीं होता, तो ये हो जाता है डायपोल इंटरेक्शन की वजह से। देखो ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है रिलेटेड टू हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है।
तो बताइए सब लोग, क्या इसमें एक डायपोल है? यस सर। ठीक है, अब वाटर इज दिस इज वाटर। ठीक है, तो जब HBr को पानी में मिलाया जाता है तो इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाता है, और इधर से इसका पार्शियल पॉजिटिव वाटर के पार्शियल नेगेटिव से, इधर एक और वाटर दिखा देता हूं मैं, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। अलग नहीं हुआ ये बीच में से, जैसे NaCl तो अलग ही हो गया, ये जुड़े जुड़े पानी में डिसॉल्व हो गए। तो यहां पे आप आयन डायपोल नहीं बोलोगे, यहां पे बोलोगे डायपोल डायपोल। इसमें भी डायपोल पूरा है, इसमें भी डायपोल पूरा है। तो कुछ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं विच आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। सो ये है डायपोल डायपोल। दिव्यांश बताइए, डू यू एग्री कि HBr में डायपोल है? यस सर। और वाटर में भी एक डायपोल है, और यस इन सर। दोनों में से कोई डिसोसिएट भी नहीं हुआ। तो जब भी डायपोल डायपोल का मतलब क्या होता है कि जब एक पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड से अट्रैक्ट हो जाता है तो उसे हम डायपोल डायपोल। लेकिन ये बताइए, सिर्फ Cl नेगेटिव, सिर्फ Cl नेगेटिव में क्या कोई डायपोल है, या ये नो एक सर। सिंगल पोल है? सर आयन सिंगल पोल। दिस इज अ सिंगल पोल, दिस इज एन आयन। तो हम इसे डायपोल डायपोल नहीं बोल सकते, हम इसे आयन डायपोल बोलेंगे। वाटर में तो डायपोल है, लेकिन अंदर वाले आयन में कोई एक सिंगल ही पोल है, तो हम इसे डायपोल डायपोल नहीं बोल सकते, इसे आयन डायपोल बोलते हैं। तो बताइए एवरीबॉडी क्लियर? रचित, एनी डाउट? यस सर। बताइए। सर जैसे आपने बताया कि जो H2O में जो एटम्स होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव वाले, वो NaCl पे अपनी एनर्जी डाल के उसे ब्रेक कर देते हैं सर, लेकिन अगर हम NaCl पे अपनी एनर्जी डाल के नहीं, उनके पास आने से एनर्जी रिलीज होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव के पास आने से एनर्जी रिलीज होती है। हाँ बोलिए, Okay. पहले पूरा क्वेश्चन बोलिए। सर लेकिन अगर हम NaCl की क्वांटिटी वाटर के हिसाब से अगर बहुत ज्यादा कर दें तो सर ये भी होगा, तब भी आयन डायपोल इंटरसेक्शन होगा। देखिए, आप बोल रहे हो NaCl की क्वांटिटी अगर हम वाटर के हिसाब से बहुत ज्यादा करें, तो ऑब्वियस ही बात है राचित कि कोई भी चीज वाटर के अंदर तब तक ही डिसॉल्व होती है ना जब तक वो सैचुरेट ना हो जाए। आप NaCl की क्वांटिटी कितनी ज्यादा करोगे, उतना ही NaCl पानी के अंदर डिसॉल्व होगा ना, जितनी आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर ले रखी है उसके हिसाब से जो हाइड्रेट करने के लिए सूटेबल है। अगर आप NaCl बढ़ाते ही चले जाओगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वाटर सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट के बियॉन्ड, और NaCl पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि फर्दर NaCl को डिसोसिएट करने के लिए कोई फ्री वाटर मॉलिक्यूल नहीं बचेंगे। सारे वाटर मॉलिक्यूल आयंस को ऑलरेडी हाइड्रेट करने में इन्वॉल्व हो चुके होंगे, तो उस लेवल पे सैचुरेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद आप NaCl डालोगे तो वो NaCl नीचे बैठने लग जाएगा। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसा नहीं है कि NaCl डालते जाओगे वो डिसॉल्व होता ही जाएगा। कोई भी चीज एक सैचुरेशन लेवल तक ही डिसॉल्व होती है, उसके बियॉन्ड डिसॉल्व करने के लिए फिर आपको बाहर से हीट देनी पड़ती है। हीट करने से सॉल्युबिलिटी फिर बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर से हीट दोगे तो फिर आयन फिर टूटने लग जाएंगे। ठीक है रचित? यस सर। एनीबडी एल्स? कोई डाउट किसी को? नो सर। अंश, अपेक्षा, अर्नव, अक्षिता, सब क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो ये देखिए, ये थी हमारी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। हेडिंग डालिए कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में हमें ये डिस्कस करना है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, whether they can conduct electricity or not, क्या ये गुड कंडक्टर्स होते हैं या बैड कंडक्टर्स होते हैं। जैसे 1 मिनट वेट करिए, मैं आया।
हाँ तो बताइए, कैन एनीबडी टेल मी समथिंग अबाउट कंडक्टिविटी? आपको क्या लगता है कि आयनिक कंपाउंड करंट कैरी करेंगे या नहीं करेंगे? चलिए लेट मी आस्क समबडी, देखते हैं। खुशी शर्मा, आप बताइए। खुशी, यस आपको सर। क्या लगता है, क्या आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करेंगे? सर नो। आपको लगता है कि नहीं कंडक्ट करेंगे? Yes, कृतिका, कृतिका बेस्ट, yes sir. आप बताइए। क्या लगता है आपको, कृतिका कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या आपको यू से कि यू हैव नो आइडिया? क्या लगता है? क्या Yes sir, they can conduct. दे विल कंडक्ट? They can conduct it. आदित्य, आदित्य बी, आदित्य यू वर नॉट ऑडिबल क्लियरली, आपकी वॉइस बहुत फ्लक्चुएट कर रही थी। दिव्यांश, आप बताइए। सर करेंगे कंडक्ट, क्योंकि सर उसमें क्यों चार्जेस होते करेंगे हैं। दिव्यांश? सर उसमें चार्ज प्रेजेंट चार्जेस होता है। होते हैं। अलीशा, सर सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे, मॉल्टन स्टेट में करेंगे कंडक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सागर, सॉलिड स्टेट में नहीं करते सर, मॉल्टन स्टेट में करेंगे। श्रेया, सर आई थिंक लिक्विड एंड एक्वस स्टेट में करेंगे क्योंकि आयंस आर फ्री टू मूव। ओके वेरी गुड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कोई भी आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता। मैंने पहले तो आपको बताया ना, हर आयनिक कंपाउंड नेचुरली तो सॉलिड ही होता है। NaCl बाय डिफॉल्ट इज अ क्रिस्टल, NaCl एक सॉलिड क्रिस्टल, और जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड फॉर्म में, यानी कि वो अपनी नेचुरली अकरिंग फॉर्म में कंडक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उनमें आयंस तो हैं, बट दोज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, दोज आयंस आर टाइटली पैक्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करे, देखो एक चीज याद रखिएगा, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ करंट कैरियर। करंट कैरियर सिर्फ दो होते हैं, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस। या तो किसी चीज में फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो कंडक्ट होता है, या फ्री आयन हो तो कंडक्ट होता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन तो मेटल्स में होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं ना, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, उनमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, आयन होते हैं, बट वो फ्री नहीं होते सॉलिड फॉर्म में। अगर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो उनके आयन स्प्लिट अपार्ट हो जाएंगे, फिर वो करंट कैरी करने लग जाएंगे। तो देखिए, हर आयनिक कंपाउंड करंट कैरी तो कर सकता है, लेकिन सिर्फ डिसॉल्व्ड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में। दोनों बातें बोलनी। डिसॉल्व्ड स्टेट मतलब या तो उन्हें पानी में डिसॉल्व करिए एक्वस फॉर्म, या फिर उन्हें मेल्ट कर दीजिए। मेल्ट करने से भी उनके आयंस दूर दूर हो जाएंगे और फ्री हो जाएंगे, दे वुड बी फ्री टू माइग्रेट, ठीक है। लेकिन सॉलिड स्टेट में करंट नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही बताया आप कि ऑल आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट करंट, but only in their dissolved or molten state. They can never conduct in their solid state, because in solid state the ions are tightly packed and they are not free to move. बताइए, सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। Yes sir. ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइएगा मुझे। लिखिए, कंडक्टिविटी में लिखिए, all ionic compounds can conduct electricity. All ionic compounds can conduct electricity only in their dissolved, only in their dissolved or molten state. Only in their dissolved or molten state. All ionic compounds can conduct electricity only in their dissolved or molten state, but in their solid state, they act as insulators. But in their solid state, they act as insulators
since their ions are tightly packed, their ions are tightly packed, and they are not free to migrate, and they are not free to migrate. Their ions are tightly packed and they are not free to migrate. So these were the three physical properties. Tell me once again, किसी को भी कोई डाउट है इन तीनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो बताइए, अदरवाइज हमारा आयनिक बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन मैं पूछ रहा हूं, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलिए, तो दिस वाज अबाउट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आपने देखा बड़ा छोटा सा टॉपिक था, हमने बस उसमें मेनली जो हमारे मेन टॉपिक हमने पढ़ा दैट वाज द बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न-हेबर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबली चांसेस हैं, देखिए बॉर्न-हेबर साइकिल इज क्वाइट अ कॉम्पिटिटिव टॉपिक, आपको इस चैप्टर में स्कूल में करवाया भी ना जाए शायद। बॉर्न-हेबर साइकिल आपके स्कूल में हुआ होगा ये चैप्टर, तो शायद आप में से किसी को करवाया भी नहीं गया होगा, बिकॉज ये क्वाइट कॉम्पिटिटिव टॉपिक है, सो मैंने करवा दिया बिकॉज द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे, जो एक्चुअली इस चैप्टर का मेजर पार्ट। कोवेलेंट बॉन्ड हेडिंग का, कोवेलेंट बॉन्ड। सो वो लोग हैंड रेज करिए जो मुझे कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बता सकते हैं। हु कैन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड? व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? ये मत बताइएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे, ये बताइएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। हैंड रेज करिए, हु कैन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं आप, बताइए। दिव्यांश आपका हैंड रेज हो रहा है? अब आपने लोअर कर दिया, वो पहले से था। ओके, सोनम आप बताइए। सर कोवेलेंट बॉन्ड में सर शेयरिंग होती है 1 और 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एक एटम के अंदर। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? जी सोनम बताइए। सर वो जनरली तब फॉर्म होता है जब मतलब उसके डिफरेंस होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दो एटम्स के, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टाइम होता है। सर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं भी होता दो चीजों के बीच में तो भी कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। क्लोरीन क्लोरीन के साथ भी तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, वहां तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। देखिए आपको याद है ना, मैंने आयनिक बॉन्ड के टाइम पे भी बताया था कि हर बॉन्ड एक तरह की फोर्स होती है। शुरू में एक जनरल डेफिनेशन हमने ये बोली थी, a chemical bond is a kind of attractive force which is responsible to hold various atoms or ions together। तो मुझे उस फोर्स का नाम बताइए, वो फोर्स क्या है, या ये बता दो किन चीजों के बीच में है वो फोर्स। मैंने आपको एक बार बताया भी था, आप ध्यान से सुनो। आप सब लोगों को याद है मैंने बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, लेकिन ये म्यूचुअल शेयरिंग करी कैसे जाती है और इसमें होता क्या है। मतलब म्यूचुअल शेयरिंग वर्ड का मतलब क्या है? एक एटम यहां बैठा हुआ है, एक एटम यहां बैठा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस वाले क्लोरीन का ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों क्लोरीन चाहते हैं कि अपना अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। तो क्या ये दूर बैठे बैठे कर लेंगे? क्या करना पड़ेगा इन्हें शेयर करने के लिए? शेयरिंग का मतलब क्या होता है? यश भारद्वाज आप बताइए, कैसे करें ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर? यश देखिए, आप लोगों की ये आदत मुझे बहुत इरिटेट करती है। दैट्स व्हाई इन द वेरी फर्स्ट क्लास मैंने आपको बोला था कि आपका कैमरा ऑन रहे। धीरे 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 करके सब लोगों ने कैमरा ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, और अब तो मैं बोलता भी हूं तो भी आपके कान से एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सर तो बोलते रहते हैं। एक तो कैमरा ऑन नहीं करते, मैं आपको बोलता हूं तो आप अनम्यूट भी नहीं करते, बताते भी नहीं। यश आप क्लास में हो कि नहीं हो? यस सर। सर वो वाईफाई एकदम से चला गया सर वो क्लास में। अच्छा हुआ, तो बता सकते हो कि ये दो क्लोरीन है अपना अपना इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करें?
सर ये एक दूसरे के सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर सकते हैं सर। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पे भेज दे, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के सेंटर में रख दे, क्या नहीं करेंगे? नहीं सर, शेयरिंग सर मतलब क्या है? सर दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अंदर आ जाएंगे तो सर वो शेयर हो जाएगा सर इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बिल्कुल सही बता रहे हो। मैंने आपको बताया था कि अगर दो एलिमेंट अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना चाहते हैं तो दे नीड टू अप्रोच टुवर्ड्स वन अनदर, दे नीड टू कम क्लोजर टिल देयर वैलेंशियल गेट ओवरलैप। देखो शेयरिंग का मतलब क्या है? शेयरिंग का मतलब है कि अभी तो इसका इलेक्ट्रॉन, इस वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसी के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है और उसका इलेक्ट्रॉन उसी के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन जब इस राइट वाले का इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट होने लग जाएगा और लेफ्ट वाले का इलेक्ट्रॉन राइट वाले के न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट होने लग जाएगा तो उसे बोलेंगे शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब है इन दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दोनों न्यूक्लियाई के इक्वल इंफ्लुएंस में लाना है। और अगर हम चाहते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन सामने वाले न्यूक्लियस के भी इंफ्लुएंस में आ जाए तो आपको इस इलेक्ट्रॉन को उस न्यूक्लियस की रेंज में ले जाना पड़ेगा। इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को इस वाले न्यूक्लियस की रेंज में लाना पड़ेगा और एक दूसरे की रेंज में लाने के लिए एक दूसरे के पास आना पड़ेगा। कब तक पास आना पड़ेगा? जब तक इनकी वैलेंशियल ओवरलैप ना कर जाए। तो दे नीड टू कम क्लोज टू वन अनदर और ये पास आते आते एक स्टेज पे ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप करने के बाद अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियाई से इक्वली अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। जितना ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था ना, उतना ही दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली जितना ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था उतना ही ये दूसरे न्यूक्लियस को भी अट्रैक्ट कर रहा है। सो व्हेन both the electrons comes under the equal influence of both the nuclei, then that implies a sharing. म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब यही होता है। म्यूचुअल शेयरिंग दूर बैठे बैठे नहीं होती, एक दूसरे के पास आना पड़ेगा। तब तक पास आना पड़ेगा जब तक ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज बेसिकली अगेन एन अट्रैक्टिव फोर्स। अगेन आप इसे भी एक तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो। कोवेलेंट बॉन्ड इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम एंड इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड by the mutual sharing of valence electron which can only be possible by the overlapping of atomic orbitals। समझ रहे हैं आप पूरी डेफिनेशन? मैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, लेकिन सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग बोलने से भी कुछ समझ में तो आया नहीं था आज तक आपको कि आपने रट लिया कि शेयरिंग होती है, लेकिन शेयरिंग कैसे होती है? पास आने से होती है, ओवरलैपिंग होती है। ऐसी तो कोई विजुअलाइजेशन आपके माइंड में थी ही नहीं, तो पूरी बात बोलनी है जिससे हमें सब कुछ समझ में आए। अ कोवेलेंट बॉन्ड is a force of attraction between the nucleus of one atom and the valence electron of another atom, and it is always formed by the mutual sharing of valence electrons, and that sharing is only possible by the overlapping of the valence atomic orbitals। लिखवाऊं इसे? समझ में आया सबको? यस सर। एक बार लिखिए और लिखने के बाद उसे पढ़िएगा, फिर बताइएगा पूरी बात समझ में आ रही है। कोवेलेंट बॉन्ड हेडिंग डाली तो उसके अंदर लिखिए a covalent bond is an attractive force a covalent bond is an attractive force between the nucleus of one atom and the valence electron of another atom। And the valence electron of another atom। It is always formed by the mutual sharing of valence electrons. It is always formed by the mutual sharing of valence electrons. Always formed by the mutual sharing of valence electrons
but this mutual sharing is only possible. But this mutual sharing is only possible by the overlapping of valence atomic orbitals. Mutual sharing is only possible by the overlapping of valence atomic orbitals. Mutual sharing is only possible by the overlapping of the valence atomic orbitals. Tell me, लिखा आप लोगों ने? Yes, sir. और क्या आपको समझ में आया जो मैंने लिखवाया? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार रीडिंग कर देख लीजिए, ठीक है? फर्दर अब देखिए, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्या कौन सी फोर्स इन्वॉल्व होती है, वो मैंने लिखवाया। अब इसी से रिलेटेड एक और छोटी सी टर्म क्लियर करते हैं जो ऑलरेडी आपको मालूम है, हम ओरली एक बार डिस्कस कर चुके हैं। हेडिंग डालिए कोवेलेंसी। कोवेलेंसी देखिए, कोवेलेंसी इज अ टर्म स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर कोवेलेंट बॉन्ड्स। आपको मैंने पहले भी बताया था, वैलेंसी दो टाइप की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवेलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी भी तो हमने बोला था, इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर आइदर लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एलिमेंट ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंसी को कौन डिफाइन करेगा बताइए? बताइए, हु कैन डिफाइन इट? कोवेलेंसी। अभिनव राजपूत, आप बताइए। The number of electrons that are shared during covalent bond formation. हाँ, covalency is the number of valence electrons that are involved in sharing during a covalent bond formation. या आप ये और बेटर तरीके से बोलते हैं, a covalency is the number of electrons which are contributed by an element for sharing. देखो, आप ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो कोवेलेंसी 2 नहीं है, आपको दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड करने, एक एलिमेंट ने कितना दिया वो देखना है। एक क्लोरीन ने तो एक ही दिया ना, दूसरा तो दूसरे क्लोरीन ने दिया है। तो इनफैक्ट एक बेटर वे ऑफ डिफाइनिंग इट ये हो सकता है कि कोवेलेंसी इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय एन एलिमेंट फॉर शेयरिंग। एक एलिमेंट ने अपने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे शेयरिंग के लिए, वो उसकी कोवेलेंसी। समझ रहे हैं आप इस चीज को? अब देखिए, जैसे मीथेन है, मीथेन में कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, तो चारों बॉन्ड में कार्बन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा और एक एक हाइड्रोजन ने दिया होगा। तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ कार्बन? सर 4 डेफिनेटली 4, बिकॉज अकेले कार्बन ने तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे ना, लेकिन हाइड्रोजन की कोवेलेंसी क्या है बताइए? 4 अरे हाइड्रोजन 4 नहीं है, 1 नहीं है, पर हाइड्रोजन देखो ना, चारों की मिला के मत देखो, एक हाइड्रोजन तो एक ही दिया ना, तो हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1 है। तो कोवेलेंसी की डेफिनेशन लिखिए, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, 3 बच्चे लॉग आउट कर गए, अभी लॉग आउट मत करिए, मैं अभी आपकी क्लास में एक अटेंडेंस लूंगा, ठीक है? अभी लॉग आउट मत करिए, 2 मिनट और, ये बस ये डेफिनेशन लिख लीजिए। कोवेलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, it is the number of valence electrons, it is the number of valence electrons contributed by an element, number of valence electrons contributed by an element for mutual sharing, number of valence electrons contributed by an element for mutual sharing. पक्का ना? क्लियर है डेफिनेशन? यस सर। ठीक है, देखिए मैं आपकी एक अटेंडेंस ले लूं क्योंकि बच्चे लॉग आउट करते जा रहे हैं। आप लोगों का बैच होता है क्या 6 बजे? आप में से किसी का भी? यस अगर होता है तो मुझे बताइए, किस किस का होता है बताओ?
सोनन 6 o'clock Sir, ही स्टार्ट हो जाता है 6:15 या पे 6? सर 15 से होता है बट वो ऑफलाइन है तो थोड़ा जाना होता है। अच्छा अच्छा, तो आप मेरे को बता दीजिए, फिर मैं अगली बार से 6 बजे तक लिया करूंगा आपकी क्लास। 1 मिनट, बस 1 मिनट लगेगा। मैं पिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो आज आप लोग इतना कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं और इन चीजों को रिवाइज करिएगा। मैं अगली क्लास में आपको दोबारा रिकॉर्ड करवाऊंगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir.